नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला साइबर कानून है? कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आंसर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। व्याख्या: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर कानून है। यह पहला साइबर कानून था जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम 9 जून 2000 को अधिनियमित किया गया था, जो 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया। सूचना प्रौद्योगिकी कानून आईटी कानून 2000 को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाना, साइबर अपराध रोकना और देश के भीतर सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, क्रिमिनल हैकर किस प्रकार के हैकर होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स। आंसर ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रिमिनल हैकर्स के नाम से हैट हैकर के रूप में जाना जाता है। ये हैकर्स वे हैकर्स हैं जो अपने निजी लाभ के लिए या देश से कंप्यूटर सुरक्षा को उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार ब्लैक हैट हैकर्स क्रिमिनल हैकर्स हैं। ग्रे हैट हैकर्स को जस्ट फॉर फन हैकर्स के रूप में भी जाना जाता है। एक ग्रे हैट हैकर साइबर सुरक्षा पेशेवर है जो ब्लैक हैट हैकर के दुष्ट इरादे के बिना कंप्यूटर नेटवर्क और प्रणाली को भंग करने के तरीकों की खोज करता है। व्हाइट हैट हैकर्स को अधिकृत हैकर्स के रूप में भी जाना जाता है। एक व्हाइट हैट हैकर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है जो संगठनात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर प्रणाली में सुराग की पहचान करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं। रेड हैट हैकर्स को गवर्नमेंट हायर्ड हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकारी एजेंसी या प्रणाली में सुरक्षा खामियों को उजागर करने के लिए रेड हैट हैकर्स का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड आधारित सेवा नहीं है? एक सेवा के रूप में सूचना, एक सेवा के रूप में मंच, एक सेवा के रूप में अवसंरचना, सॉफ्टवेयर के रूप में सर्विस। आंसर एक सेवा के रूप में सूचना, ऑप्शन ए। एक सेवा के रूप में सूचना अथवा इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस क्लाउड आधारित सेवा नहीं है। क्लाउड आधारित सेवा इंटरनेट या समर्पित नेटवर्क पर एक सेवा के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रदान करती है, जिसमें मांग पर वितरण और उपयोग के आधार पर भुगतान होता है। क्लाउड आधारित सेवाएं पूर्ण अनुप्रयोगों और विकास प्लेटफॉर्म से लेकर सर्वर, भंडारण और वर्चुअल डेस्कटॉप तक होती है। क्लाउड सेवाएं अवसंरचना प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर है जो तृतीय पक्ष प्रदाताओं द्वारा होस्ट की जाती है और इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न, न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है? डी वेलुस्वामी, AIR 2011, बाद में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, बाद में धन्नूलाल बनाम गणेश राम 2015, बाद में उन्नीकृष्णन बनाम केरल राज्य 2017, बाद में। आंसर श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, बाद में, ऑप्शन बी। न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। IT एक्ट 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने आपत्तिजनक जानकारी भेजना दंडनीय अपराध था। इसके तहत किसी व्यक्ति का ऐसी जानकारी भेजना भी दंडनीय अपराध था जिसे वह गलत मानता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 2 न्यायाधीशों की बेंच ने वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में
IT एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था। इसके तहत प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कॉपी लेफ्ट प्रतीक के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी है? वृत्त, उल्टा सी, वृत्त सी, वृत्त पी, FM। आंसर वृत्त, उल्टा सी, ऑप्शन A। कॉपी लेफ्ट प्रतीक के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी वृत्त, उल्टा सी है। यह कॉपीराइट का विपरीत चिन्ह है, जो कॉपी लेफ्ट प्रतीक एक वृत्त में पीछे की ओर बड़ा अक्षर सी है। इसका कोई कानूनी अर्थ नहीं है। कॉपी लेफ्ट कॉपीराइट कार्यों की प्रतियों पर कुछ स्वतंत्रता देने की कानूनी तकनीक है, जिसमें यह आवश्यकता होती है कि समान अधिकारों को व्युत्पन्न कार्यों में संरक्षित किया जाए। इस स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी भी उद्देश्य के लिए कार्य के उपयोग और शुल्क के साथ या शुल्क रहित कार्य को संशोधित करने, कॉपी करने, साझा करने और पुनः वितरित करने की क्षमता से है। कॉपी लेफ्ट का उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर दस्तावेजों, कला, वैज्ञानिक खोजों के लिए किया जा सकता है। कॉपी लेफ्ट की अवधारणा का वर्णन 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने GNU घोषणा पत्र में किया गया था। रिचर्ड स्टॉलमैन ने कहा है कि कॉपी लेफ्ट का उपयोग डॉन हॉपकिंस ने किया है, जिन्होंने उन्हें 1984 या 1985 में एक पत्र भेजा था, जिस पर लिखा था, कॉपी लेफ्ट सभी अधिकार उलट जो सम्मान कॉपीराइट अस्वीकरण के लिए एक वाक्य है, जबकि कॉपीराइट कानून सॉफ्टवेयर लेखकों को उनके कार्यों की प्रतिलिपि बनाने, वितरण और संशोधन पर नियंत्रण देता है। अगला प्रश्न, डिजिटल फुटप्रिंट्स को कितने दिनों के लिए स्टोर किया जाता है? अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से, केवल 3 दिन के लिए, केवल 7 दिनों के लिए। आंसर स्थायी रूप से, ऑप्शन B। व्याख्या, डिजिटल फुटप्रिंट्स स्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। एक डिजिटल फुटप्रिंट्स डेटा और सूचना की पहचान है जो एक व्यक्ति इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय पीछे छोड़ देता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स में सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर किया गया डेटा शामिल होता है, जैसे कि वेबसाइट विजिट, ऑनलाइन सर्च, परचेस और पोस्ट आदि। आपको बता दें कि सेवाओं, विज्ञापनों और कंटेंट को व्यक्तिगत करने के लिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार और रुचियों को ट्रैक करने के लिए कंपनियों द्वारा, संगठनों द्वारा डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? ऑफिशियल एंटीवायरस, CD, संक्रमित वेबसाइट, इन्फेक्टेड वेबसाइट, ईमेल, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। आंसर ऑफिशियल एंटीवायरस, ऑप्शन A। ऑफिशियल एंटीवायरस CD वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है, क्योंकि वे प्रायः उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को वायरस और मैलवेयर जैसे खतरों से बचाने के इरादे से प्रतिष्ठित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। दूसरी ओर संक्रमित वेबसाइट, ईमेल और यूनिवर्सल सीरियल बस, USB जैसे विकल्प वायरस फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। हैकर्स हानिकारक स्क्रिप्ट के साथ वेबसाइटें स्थापित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता के डिवाइस पर स्वचालित रूप से वायरस डाउनलोड करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वायरस ईमेल अटैचमेंट या लिंक के माध्यम से स्प्रेड हो सकते हैं, जिनके द्वारा क्लिक करने या डाउनलोड करने के बाद यूजर के डिवाइस का इन्फेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि यदि USB ड्राइव वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो यह किसी भी डिवाइस में फैल सकता है जिसमें USB को इन्फेक्ट किया गया होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय एंटीवायरस का उदाहरण है? एन्क्रिप्टेड वायरस, सैम्पर, वर्म, बिट डिफेंडर। आंसर बिट डिफेंडर, ऑप्शन D। व्याख्या, बिट डिफेंडर लोकप्रिय एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है, इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एंटी मैलवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग मैलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस, नॉर्टन एंटीवायरस प्लस, आविरा एंटीवायरस प्रो, F-सिक्योर एंटीवायरस, कैस्पर की एंटीवायरस, ट्रेड माइक्रो एंटीवायरस, वेबरूट, सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस, ESCT, NOD32 एंटीवायरस आदि महत्वपूर्ण एंटीवायरस हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है? टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट। आंसर रूटकिट, ऑप्शन डी। व्याख्या: रूटकिट एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के समान संचालन को आदर्श रूप से संशोधित करता है। यह हैकर को मशीन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति देता है और हैकर पीड़ित के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करता है। रूटकिट को प्रायः पता नहीं चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अतः यही उत्तर रूटकिट है। मैलिशियस मैलवेयर सॉफ्टवेयर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर या रूटकिट के रूप में किसी कंप्यूटर या नेटवर्क पर हमला करता है। अगला प्रश्न: यदि आप एक मौलिक कहानी लिखते हैं तो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा आपको यह निर्णय लेने का अधिकार देती है कि आप काम की प्रतियां कौन बना और बेच सकता है? पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आंसर कॉपीराइट, ऑप्शन बी। कॉपीराइट आपको यह तय करने का अधिकार देता है कि आपके काम की प्रतियां कौन बना और बेच सकता है। इसीलिए कॉपीराइट कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करता है। कॉपीराइट एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन होता है जिसके जरिए अपनी साहित्यिक रचना, संगीत, तकनीक जैसे क्षेत्रों में मूल काम को यूज या किसी अन्य द्वारा कॉपी किए जाने या मिसयूज किए जाने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है: भारत के आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां, 3 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां। आंसर 4 अनुसूचियां, ऑप्शन सी। व्याख्या: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर कानून है। यह पहला साइबर कानून था जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम 9 जून 2000 को अधिनियमित किया गया था जो 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 94 खंड है जिन्हें 13 अध्यायों और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। यह अधिनियम मुख्य रूप से अपराध और उल्लंघन, डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यताओं आदि मुद्दों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है: साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या: उपर्युक्त सभी साइबर सुरक्षा की विशेषता में शामिल है। साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषताओं में अनुपालन, कूटलेखन, फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, एंटी मैलवेयर सुरक्षा, सिक्योर सॉकेट लेयर (SSL), आंतरिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा, खतरे की रोकथाम के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण (MFA), डेटा हानि रोकथाम (DLP), नियमित अपडेट, नेटवर्क सेगमेंटेशन, घटना प्रतिक्रिया, उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण (UEBA), डिजाइन द्वारा गोपनीयता सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद की गतिविधियां के लिए दंड क्या है? आजीवन कारावास, 15 साल तक की कैद, 10 साल तक की कैद, 5 साल तक की कैद। आंसर आजीवन कारावास, ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद की गतिविधियों आदि वह अधिकृत संसाधनों को कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच से वंचित करता है या राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर संसाधन में घुसने पहुंचने का प्रयास करता है के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है। साइबर अपराध शब्द किसी भी कानून या नियम पुस्तिका में परिभाषित नहीं है। साइबर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और आभासी वास्तविकता से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए प्रयुक्त शब्द है। साइबर अपराध कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी के संबंधित अपराध हैं। अगला प्रश्न है: क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, परफॉर्मेंस एज ए सर्विस, प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। आंसर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन बी। व्याख्या:
क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। क्लाउड प्लेटफॉर्म सेवा, जिसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यह मुख्य रूप से अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने के दौरान कुछ सॉफ्टवेयर को क्लाउड घटक प्रदान करती है। PaaS डेवलपर्स के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसे वे अनुकूलित अनुप्रयोगों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सभी सर्वर, स्टोरेजों और नेटवर्किंग को एंटरप्राइज या किसी तीसरे पक्ष के प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जबकि डेवलपर्स अनुप्रयोगों के प्रबंधन को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए AWS, इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडोज, अजूरे, हराकू, फोर्स.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे स्टोर्स, ओपनशिफ्ट आदि। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि एक खेल टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए एक कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए? पंजीकृत डिजाइन, भौगोलिक संकेत, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आंसर ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी। खेल टीम यह साबित करने के लिए कपड़ों को ट्रेडमार्क के साथ ब्रांड कर सकती है कि वे उनके द्वारा बनाए गए हैं। ट्रेडमार्क मालिक के लिए अमूर्त संपत्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो ब्रांड के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ट्रेडमार्क मालिक को शब्दों, प्रतीकों और नारों का उपयोग करने का विशेष अधिकार देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? फोर्ट्रान, बेसिक, प्रोलॉग, सी। आंसर प्रोलॉग, ऑप्शन सी। प्रोलॉग एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी है। यद्यपि प्रश्नगत सभी सूचीबद्ध भाषाओं का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसी न किसी रूप से किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोलॉग की भांति AI के विभिन्न पहलुओं के लिए सार्वभौमिक नहीं है। फोर्ट्रान एक पुरानी भाषा है जो संख्यात्मक और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। बेसिक एक शुरुआती फ्रेंडली लैंग्वेज है। आपको बता दें कि प्रोलॉग एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अक्सर AI से जुड़ी होती है, विशेष रूप से विशेषज्ञ सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ज्ञान प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में। यह पैटर्न मैचिंग और स्वचालित बैक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है जो ऐसे कार्यों के लिए शक्तिशाली है। सी एक निम्न स्तरीय समान उद्देश्य वाली भाषा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में AI विकास में पाइथन अपनी सादगी, लचीलेपन और AI के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र और उपलब्ध मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के कारण अब तक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हैक्टिविज्म क्या है? सिस्टम में सेंस लगाने और इसकी जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया। राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य। पहचानी गई कमजोरियों को ठीक करने के इरादे से सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करना। मौजूद इंटरनेट ढांचे एवं इसकी खामियों को खोजने की एक प्रशिक्षण तकनीक। आंसर राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य, ऑप्शन बी। हैक्टिविज्म राजनीतिक या सामाजिक कारणों से किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने या उसमें सेंस लगाने की क्रिया है। यह हैक और एक्टिविज्म वाक्यांशों से लिया गया है। एक हैक्टिविस्ट को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हैक्टिविज्म में संलग्न होता है। हैक्टिविस्ट जो इस तरह के कार्य करता है जैसे कि किसी संगठन की वेबसाइट को विकृत करना या उस संगठन की जानकारी का खुलासा करना, एक संदेश को संप्रेषित करने और एक कारण के लिए जागरूकता प्राप्त करने का इरादा रखता है जिसका वे समर्थन करते हैं। हैक्टिविज्म ज़्यादातर किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण से प्रेरित होता है जिसे वे गलत या अन्यायपूर्ण मानते हैं, जो उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिशोध राजनीतिक या सामाजिक प्रोत्साहन, विचारधारा विरोध ऐसे संगठनों के भीतर कुछ संगठनों या व्यक्तियों को अपमानित करने की इच्छा और कभी कभी बर्बरता प्रेरणाएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्म, ट्रोजन, रूटकिट। आंसर कंप्यूटर वर्म, ऑप्शन बी।
कंप्यूटर वर्म एक स्टैंड अलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद को दोहराता है। यह अक्सर अपने आप को फैलने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। इसे एक्सेस करने के लिए लक्ष्य कंप्यूटर पर सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करता है। एक वायरस अपने कोड को निष्पादित करने के लिए मैक्रोज का समर्थन करने वाले एक वैध कार्यक्रम या दस्तावेज में खुद को सम्मिलित या संलग्न करके संचालित करता है। अगला प्रश्न, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI का मूल्यांकन कितने स्तंभों पर किया जाता है? 4 स्तंभों, 5 स्तंभों, 6 स्तंभों, 7 स्तंभों? आंसर 5 स्तंभों, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI साइबर सुरक्षा के मुद्दे, महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। चूँकि साइबर सुरक्षा के अनुप्रयोगों का एक व्यापक क्षेत्र है, इसलिए यह सूचकांक साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के लिए 82 प्रश्नों, 20 संकेतक और 5 स्तंभों पर वैश्विक साइबर सुरक्षा का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के 5 स्तंभ कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास के उपाय, सहयोग के उपाय हैं। इन 5 स्तंभों के साथ एकत्रित समग्र स्कोर के आधार पर सूचकांक निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई कंपनी एक नई तकनीक विकसित करती है जो उसके मुख्य उत्पाद को बेहतर बनाती है, तो वे दूसरों को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकती है? पंजीकृत डिजाइन, भौगोलिक संकेत, पेटेंट, ट्रेडमार्क? आंसर पेटेंट, ऑप्शन बी सी। व्याख्या, कंपनी दूसरों को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए पेटेंट का उपयोग करती सकती है। पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष खोज, शोध, नवाचार या नए विचार के लिए दिया जाता है। यह किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए भी दिया जा सकता है जिसमें कोई अन्य इस पेटेंट की नकल ना कर सके, या एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम कंप्यूटर वायरस किसे कहा गया है? ट्रोजन हॉर्स, स्कूबी डू, क्रीपर, वार्म? आंसर क्रीपर, ऑप्शन सी। पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर वायरस कहा जाता है 1971 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य सिस्टम को बाधित करना, प्रमुख परिचालन मुद्दों का कारण बनना और डेटा हानि और रिसाव का परिणाम है। ट्रोजन हॉर्स वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रच्छन्न कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। वितरण पद्धति में आमतौर पर एक हमलावर को वैध सॉफ्टवेयर के भीतर दुर्भावनापूर्ण कोड को छिपाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए देखता है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगकर्ताओं की सिस्टम एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक वर्म वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो खुद को दोहराता है, स्वचालित रूप से एक नेटवर्क के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल FIRT-IN का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कार्यवाही करना, कमजोरियों के विषय में रिपोर्ट करना, देश में IT सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना है, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-IN के उद्देश्य में उपर्युक्त सभी शामिल हैं। CERT-IN सरकार द्वारा आदेशित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को मजबूत करता है। FIRT-IN के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कार्यवाही करना, कमजोरियों के विषय में रिपोर्ट करना, देश में IT सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, साइबर सिक्योरिटी का दायरा क्या है? वैधता में कमी, घटना की प्रतिक्रिया, रिकवरी नीति, उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। साइबर सिक्योरिटी के दायरे में उपर्युक्त सभी शामिल हैं। साइबर सुरक्षा से तात्पर्य किसी संगठन और उसके कर्मचारियों और संपत्तियों को साइबर खतरों से बचाने के हर पहलू से है, अर्थात साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का अभ्यास है।
फाइबर सुरक्षा के क्षेत्र में फाइबर घटनाओं पर जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, फाइबर सुरक्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट, फाइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, फाइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय आदि शामिल है। अगला प्रश्न, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इनका गठन कब किया गया? 19 जनवरी 2004 को, 19 जनवरी 2006 को, 19 जनवरी 2008 को और 19 जनवरी 2010 को। आंसर 19 जनवरी 2004 को, ऑप्शन ए। व्याख्या, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन या ICERT का गठन 19 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 70B के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह हादसा रोकथाम, प्रतिक्रिया सेवाएं और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 70B के तहत नामित है। साइबर घटनाओं पर जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, साइबर सुरक्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय और साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय। अब अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपने संगीत वीडियो में किसी अन्य व्यक्ति के गाने को पृष्ठभूमि संगीत के रूप में उपयोग करता है तो वह व्यक्ति किस कार्य के लिए दोषी हो सकता है? कॉपीराइट उल्लंघन, साइबर बुलिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी। आंसर कॉपीराइट उल्लंघन, ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के गाने को अपने संगीत वीडियो में पृष्ठभूमि संगीत के रूप में उपयोग करता है तो यह एक कृत्य कॉपीराइट उल्लंघन का हो सकता है। कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कोई तीसरा पक्ष कॉपीराइट धारक के अधिकारों या किसी कार्य विशेष के लिए उपयोग करता है। हैकिंग किसी कंप्यूटर नेटवर्क या किसी डिजिटल सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच का कार्य है। हैकर्स के पास आमतौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तकनीकी विशेषज्ञता होती है। साइबर बुलिंग डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से बदमाशी है। यह सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल फ़ोन पर हो सकता है। अगला प्रश्न, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय संचार संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय निवेश संघ और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। आंसर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ऑप्शन ए। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी किया जाता है। GCI साइबर सुरक्षा के मुद्दे, महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। GCI को पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा 193 ITU सदस्य राज्यों की साइबर सुरक्षा के प्रति बद्धता को मापने के लिए लॉन्च किया गया ताकि उन्हें सुधार क्षेत्रों की पहचान करने और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न, भारत में पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब घोषित की गई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में। आंसर वर्ष 2013 में, ऑप्शन बी। व्याख्या, भारत सरकार द्वारा देश में पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में घोषित की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया एक नीति दस्तावेज है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी अवसंरचना को साइबर हमलों से बचाता है। इस नीति के दिशा निर्देश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय और बैंकिंग जानकारी और संप्रभु डेटा की सुरक्षा का भी प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के विजन में निम्न घटक शामिल हैं: नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस का निर्माण करना, साइबर स्पेस में सूचना और सूचना अवसंरचना की रक्षा करना, साइबर खतरों को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना और संस्थागत संरचनाओं, लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और सहयोग के संयोजन के माध्यम से कमजोरियों को कम करना, साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। अगला प्रश्न, साइबर अपराध क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सेवा पहुंच पर, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। हैकिंग,
स्टॉकिंग सेवा पहुंच पर। व्याख्या। साइबर अपराध में उपर्युक्त सभी शामिल हैं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें अवैध गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला, जैसे गैरकानूनी रूप से किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना, उसका गलत इस्तेमाल करना, उसमें फेरबदल करना, ऑनलाइन बैंक खातों से मुद्रा चुराना आदि सम्मिलित हैं। जबकि साइबर सुरक्षा नेटवर्क, प्रोग्राम, सिस्टम, डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकियों या प्रतिक्रियाओं और नियंत्रणों का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करना और सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से बचाव करना है। अगला प्रश्न, वैश्विक कनेक्टिविटी सूचकांक कितने संकेतकों का विश्लेषण करता है? 30 संकेतकों, 35 संकेतकों, 40 संकेतकों, 45 संकेतकों। आंसर 40 संकेतकों, ऑप्शन सी। व्याख्या। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स GCI नीति निर्माताओं और उद्योग जगत हेतु डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप विकसित करने हेतु व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है। GCI डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में विभिन्न निर्देशों की प्रगति को ट्रैक और बेंचमार्क करता है। इसकी मुख्य कार्यप्रणाली 40 संकेतकों का विश्लेषण करती है जो ICT निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने, उपयोगकर्ता अनुभव और बाजार विकास में हुई प्रगति की पहचान करती है। आपको बता दें कि यह प्रौद्योगिकी सक्षमकर्ताओं, ब्रॉडबैंड, क्लाउड, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के अलावा आपूर्ति, मांग, अनुभव और क्षमता जैसे 4 आर्थिक स्तंभों पर देश के डिजिटल परिवर्तन का आकलन करने के लिए अद्वितीय शोध ढांचा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पहला वैश्विक कनेक्टिविटी सूचकांक प्रकाशित किया गया था। अब अगला प्रश्न, IPR द्वारा संरक्षित सूचना और विचारों का उपयोग किस रूप में व्यक्त होता है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक आदर्श, वाणिज्यिक मूल्य, नैतिक मूल्य। आंसर वाणिज्यिक मूल्य, ऑप्शन सी। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR द्वारा संरक्षित जानकारी और विचारधाराओं को उपयोग व्यावसायिक मूल्य का है। IPR कानूनी अधिकारों का एक समूह है जो मानव मस्तिष्क की रचनाओं और आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और प्रतीक और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले नाम और छवियों की रक्षा करता है। ये अधिकार रचनाकारों को एक निश्चित अवधि के लिए उनकी रचनाओं के उपयोग, शोषण और लाभ का विशेष अधिकार देते हैं। IPR नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए विचारों और उत्पादों के रचनाकारों की सुरक्षा करके IPR उन्हें अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होता है जिसमें समग्र रूप से समाज को लाभ होता है। व्यवसायों के लिए IPR भी महत्वपूर्ण है। अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करके व्यवसाय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे निवेशकों और भागीदारों को आकर्षित करने के लिए अपने IPR का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डेटा संचरण माध्यम में डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रवाहित हो सकता है? सिंप्लेक्स, क्वार्टर डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आंसर फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी। फुल डुप्लेक्स माध्यम डेटा संचरण की विधि को संदर्भित करता है जिसमें डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रवाहित हो सकता है। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही समय में डेटा संचयित कर सकते हैं। यह टेलीफोन वार्तालाप के समान है जहां दोनों पक्ष एक साथ बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। फुल डुप्लेक्स संचार के लिए 2 स्वतंत्र चैनलों की आवश्यकता होती है, एक डेटा भेजने के लिए और दूसरा प्राप्त करने के लिए। यह प्रणाली हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड्स की तुलना में अधिक कुशल है क्योंकि यह एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार की अनुमति देता है। फुल डुप्लेक्स प्रणाली का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां डेटा की बड़ी मात्रा प्रसारित की जाती है और वास्तविक समय संचार की आवश्यकता होती है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और सर्वर क्लाइंट संचार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है? एंटीवायरस, कुकीज, मालवेयर, फायरवॉल। आंसर फायरवॉल, ऑप्शन डी। फायरवॉल प्रोग्राम इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल कंप्यूटर की एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखती है और नियंत्रित करती है। यह विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट जैसे अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच बाधा स्थापित करता है। फायरवॉल के 2 प्रकार नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट आधारित फायरवॉल होते हैं।
जबकि एंटीवायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग मैलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, आपके ब्लैक शीट प्रेषकों के ईमेल हमेशा किस फोल्डर में जाते हैं? ट्रैश, ड्राफ्ट, स्पैम, इनबॉक्स। आंसर स्पैम, ऑप्शन सी। स्पैम इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग है। स्पैम को किसी अवांछित ईमेल के रूप में परिभाषित करते हैं। जंक मेल फोल्डर या स्पैम फोल्डर एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल अवांछित इनकमिंग ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ता के इनबॉक्स से बाहर रहे। स्पैम ईमेल व्यावसायिक और वित्तीय उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। स्पैमर सदिग्ध वस्तुओं को बढ़ावा देने और बेचने की कोशिश में झूठे दावे करते हैं और प्राप्तकर्ताओं को किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए धोखा देते हैं जो सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षित भारत पहल को कब लॉन्च किया गया है? वर्ष 2018 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में। आंसर वर्ष 2018 में, ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISOs एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के मध्य साझेदारी वाली पहल है। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पेटेंट को एकाधिकार अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है जो सरकार द्वारा आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए सीमित अवधि अर्थात 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा, पेटेंट देने का उद्देश्य आविष्कारों की सुरक्षा और उपयोग को बढ़ावा देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि उद्योगों के विकास में योगदान दिया जा सके। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक और ना ही दो सही है। आंसर एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी। पेटेंट किसी उत्पाद या तकनीक के आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार है जो सामान्य तौर पर कुछ करने का एक नया तरीका देता है या किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। सुरक्षा एक सीमित अवधि के लिए दी जाती है जो कि आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 साल तक के लिए है, इसलिए कथन एक सत्य है। पेटेंट देने का उद्देश्य न केवल नवाचार को प्रोत्साहित करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आविष्कार भारत में किए जाए और जनता को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए, इसलिए कथन सेकंड भी सही है। अगला प्रश्न, शब्द वानाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टोकरेंसी, साइबर हमले, लघु उपग्रह। आंसर साइबर हमले, ऑप्शन सी। रैंसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर का एक रूप है। यह जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है तो यह डेटा तक पहुंचकर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक पहुंच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फिरौती की मांग करते हैं। वानाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू कुछ रैंसमवेयर हैं जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती के भुगतान की मांग की थी। अगला प्रश्न, बुडापेस्ट कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रेडमार्क से, साइबर अपराध से, ध्वनि रिकॉर्डिंग सुरक्षा से, कॉपीराइट सुरक्षा से। आंसर साइबर अपराध से, ऑप्शन बी। बुडापेस्ट अभिसमय साइबर अपराध से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर से जुड़े अपराधों से निपटने का प्रयास करती है। यह राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के माध्यम से साइबर अपराध का पता लगाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बुडापेस्ट में हस्ताक्षर के लिए 23 नवंबर 2001 को लाया गया था और यह अभिसमय 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ है। भारत इस समय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेबसाइटों की डिज़ाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती है? वेब डिज़ाइन, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, डाटा डिज़ाइन, UX डिज़ाइन। आंसर वेब डिज़ाइन। व्याख्या, वेब डिज़ाइन का तात्पर्य उन वेबसाइटों के डिज़ाइन से है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती हैं। यह प्रायः सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बजाय वेबसाइट डेवलपमेंट के यूजर के
अनुभव के पहलुओं को संदर्भित करता है। वेब डिज़ाइन विभिन्न क्षेत्रों में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए वेब ग्राफिक डिज़ाइन, यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, संलेखन, मानकीकृत कोड और संपदा सॉफ्टवेयर, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आदि। भारत सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र कब शुरू किया गया था? वर्ष 2017 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2020 में। आंसर वर्ष 2017 में। साइबर स्वच्छता केंद्र बाबनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरस और स्पाईवेयर को हटाकर अपने कंप्यूटर और उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। यह केंद्र भारत सरकार का एक वेब पोर्टल है जिसकी स्थापना भारत के नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। किस प्रकार के समझौते के तहत बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है? भौगोलिक संकेत, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंसिंग। आंसर कॉपीराइट। कॉपीराइट समझौते के तहत बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। उपयोगकर्ता को उस संपत्ति या वस्तु के मालिक को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा जिस पर मालिक के पास कुछ विशेषाधिकार हैं। ऐसी संपत्ति का मालिक और उपयोगकर्ता एक रॉयल्टी समझौता तैयार करते हैं। लेखक अपनी किताबों पर, फोटोग्राफर अपनी छवियों पर या ऐसे रचनात्मक कार्यों के निर्माता को कॉपीराइट के तहत कानूनी अधिकार हैं। प्रकाशक द्वारा की गई बिक्री के आधार पर किसी पुस्तक के प्रकाशक द्वारा उस पुस्तक के लेखक को कॉपीराइट रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न, टेक सागर क्या है? अपराध समन्वय केंद्र, एक ऑनलाइन पोर्टल, साइबर समन्वय केंद्र, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स मंच। आंसर एक ऑनलाइन पोर्टल। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र एनसीसी ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI की साझेदारी में भारत की तकनीक क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक सागर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह भारत की तकनीकी क्षमता की खोज करने का एक मंच है। यह भारत की साइबर तकनीक क्षमताओं का एक समेकित और व्यापक भंडार है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, ML जैसे 25 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान की क्षमताओं के बारे में कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पोर्टल IT उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से व्यवसाय और अनुसंधान संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति थे? बॉब थॉमस, रॉबर्ट मॉरिस, इयान मर्फी, व्लादिमीर लेविन। आंसर इयान मर्फी। वर्ष 1981 में इयान मर्फी, जिन्हें कैप्टन जैब के नाम से भी जाना जाता है, साइबर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिकी टेलीफोन कंपनी की आंतरिक घड़ी को हैक कर लिया है ताकि उपयोगकर्ताओं को व्यस्त समय के दौरान मुफ्त कॉल करने की अनुमति मिल सके। अब अगला प्रश्न, साइबर बुलिंग क्या है? वास्तविक सॉफ्टवेयर में हानिकारक कोड एम्बेड करने हेतु सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग, इंटरनेट द्वारा गलत फोटो, गलत भाषा या पेज, फेक न्यूज का उपयोग कर किसी व्यक्ति को डराना। तीसरा है इंटरनेट द्वारा डिवाइस में घुसपैठ करके संवेदनशील जानकारी और आंकड़े प्राप्त करना। चौथा उपयुक्त सभी। आंसर इंटरनेट द्वारा गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को डराना। ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफ देह संदेश, टिप्पणियाँ और इमेज, वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या डराना, धमकाना साइबर बुलिंग कहलाता है। इन तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप से परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना में अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इंटरनेट द्वारा गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टॉर्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आता है। अगला प्रश्न, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? अगस्त 2008 में, अगस्त 2011 में, अगस्त 2013 में, अगस्त 2015 में।
आंसर अगस्त 2008 में। व्याख्या भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DFCI अगस्त 2008 में स्थापित की गई थी। यह भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है जिसे नस्कॉम द्वारा स्थापित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा और गोपनीयता में सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और पहलुओं को स्थापित करके साइबर स्पेस को सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। DFCI नीतिगत मामलों पर सरकारों, नियामकों, उद्योग संघों और थिंक टैंक के साथ जुड़ता है। साइबर सुरक्षा और गोपनीयता में विचार नेतृत्व को मजबूत करने के लिए DFCI सर्वोत्तम प्रथाओं और रूपरेखाओं को विकसित करता है। इसका उद्देश्य भारत में सुरक्षा और गोपनीयता संस्कृति को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। व्याख्या बौद्धिक संपदा अधिकार में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक संकेत, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन की सुरक्षा शामिल है। IPR 7 बौद्धिक संपदाओं की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है जो कि कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन और व्यापार रहस्य हैं। इन्हें संरक्षित करने का उद्देश्य व्यापार विकृतियों और बाधाओं को कम करना है। अगला प्रश्न, किसे साइबर सुरक्षा में दुनिया का पहला डिजिटल हथियार कहा गया है? स्टैक्सनेट, ट्रोजन ड्रॉपर, कास्परस्की, सिमेटेक। आंसर स्टैक्सनेट, ऑप्शन ए। स्टैक्सनेट वर्म को दुनिया का पहला डिजिटल हथियार कहा गया है। इसने ईरान में परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जिससे ईरान की यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में तोड़फोड़ हुई थी। स्टैक्सनेट एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वर्म है जिसे पहली बार जून 2010 में खोजा गया था। स्टैक्सनेट पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण सिस्टम को लक्षित करता है। बेलारूसी सुरक्षा कंपनी वायरस ब्लाकड़ा के फंगाई उलाफेन द्वारा खोजा गया स्टैक्सनेट शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के माध्यम से फैला और सीमेंस औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को लक्षित किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कब स्थापित किया गया था? 21 जून 2018 को, 30 अगस्त 2019 को, 7 मई 2020 को, 30 अगस्त 2021 को। आंसर 30 अगस्त 2019 को, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP को 30 अगस्त 2019 को लोगों को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद के लिए लॉन्च किया गया था। सभी राज्यों को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के रूप में उनका पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सितंबर 2018 में शुरू किए गए पोर्टल का एक पूर्व संस्करण केवल बाल पोर्नोग्राफी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों की शिकायत के लिए प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसे साइबर क्षेत्र में माफिया बॉय के नाम से भी जाना जाता है? माइकल कैल्फे, रॉबर्ट मॉरिस, इयान मर्फी, व्लादिमीर लेविन। आंसर माइकल कैल्फे, ऑप्शन ए। माइकल कैल्फे को साइबर क्षेत्र में माफिया बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुरक्षा विशेषज्ञ और क्यूबेक के कंप्यूटर हैकर हैं जिन्होंने फरवरी 2000 में याहू सहित बड़ी व्यावसायिक वेबसाइटों के खिलाफ अत्यधिक प्रचारित डिनायल ऑफ सर्विस हमलों की एक श्रृंखला शुरू की थी। बाद में इसने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी वाणिज्यिक वेबसाइटों, अमेजन जैसी साइटों पर हमला की श्रृंखला शुरू की थी। अगला प्रश्न, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C कब स्थापित किया गया था? 21 जून 2018 को, 30 अगस्त 2019 को, 10 जनवरी 2020 को, 30 अगस्त 2021 को। आंसर 10 जनवरी 2020 को, ऑप्शन सी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। 14C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए
भारत की समग्र क्षमता में बदलाव लाना और नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना को 5 अक्टूबर 2018 को मंजूरी दी गई थी। इसके लागू होने के बाद साइबर अपराधों से निपटने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करने के लिए देश की सामूहिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में 14 को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न, GI टैग के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? व्यक्तिगत निर्माता, व्यक्तियों का संगठन, सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्यक्तिगत निर्माता, व्यक्तियों का संगठन, सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन। व्याख्या, भौगोलिक संकेतक GI टैग पाने के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता, व्यक्तियों का संगठन या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वैध संगठन आवेदन कर सकता है। हालांकि आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ उचित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कश्मीर केसर को GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है। अगला प्रश्न, केविन डेविड मिटनिक निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? स्पाईवेयर निर्माता, साइबर हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स निर्माता, मैलवेयर निर्माता। आंसर साइबर हैकिंग। व्याख्या, केविन डेविड मिटनिक को दुनिया के 20वीं सदी सबसे प्रसिद्ध साइबर हैकर थे। उन्हें यह उपाधि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 1995 में दी गई थी। केविन मिटनिक ने कम उम्र में ही हैकिंग शुरू कर दी थी। मिटनिक एक कंप्यूटर सुरक्षा सलाहकार और लेखक थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्हें विभिन्न कंप्यूटर और संचार से संबंधित अपराधों का दोषी पाया गया। अपनी गिरफ्तारी के समय में वह अमेरिका का सर्वाधिक वांछित कंप्यूटर अपराधी था। स्पूफिंग क्या है? किसी संचार को छिपाने का कार्य ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। धोखे से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास। ईमेल के रूप में अवांछित बहुत सारे संदेश भेजना या एक बॉट के माध्यम से वेबसाइट ब्राउज करने का कार्य है। आंसर किसी संचार को छिपाने का कार्य ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। ऑप्शन ए। व्याख्या, किसी संचार को छिपाने का कार्य ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है स्पूफिंग कहलाता है। जब एक नकली सेंडर एड्रेस के साथ ईमेल भेजता है और प्राप्तकर्ता से संवेदनशील जानकारी के लिए अनुरोध करता है, यह स्पूफिंग का एक उदाहरण है। स्पूफिंग एक साइबर अपराध है जहां कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास हासिल करने के लिए खुद को एक विश्वसनीय संपर्क या ब्रांड के रूप में प्रच्छन्न करता है ताकि वे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सके। स्पूफिंग विभिन्न रूपों में ही हो सकती है। उदाहरण के लिए ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, URL स्पूफिंग, कॉलर ID स्पूफिंग, टेक्स्ट संदेश स्पूफिंग, GPS स्पूफिंग, मैन इन द मिडिल अटैक, IP स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग आदि। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन साइबर क्राइम से निपटने के लिए जिम्मेदार है? साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेड एनालिटिक्स यूनिट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C स्थापित किया गया है। 14C के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना, साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने, साइबर अपराध के रुझान और पैटर्न की पहचान है सुविधा प्रदान करना, सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना, साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और साइबर फोरेंसिक जांच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन रैगिंग कहा जाता है? फिशिंग, स्पूफिंग, साइबर बुलिंग,
हैकटिविज्म। आंसर फिशिंग, ऑप्शन ए। साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैगिंग कहा जाता है। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न को भी साइबर बुलिंग कहा जाता है। इसको उत्पीड़न साइबर स्टॉकिंग, बदनामी, प्रतिरूपण और बहिष्करण के माध्यम से किया जाता है। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या उत्पीड़न का एक रूप है। इसको ऑनलाइन बदमाशी भी कहा जाता है। यह संचार प्रौद्योगिकी की प्रगति और युवाओं द्वारा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के कारण किशोरों और किशोरावस्था में सामान्य हो गया है। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट और डिजिटल संस्थानों पर, विशेष रूप से सोशल मीडिया साइटों पर, दूसरों को धमकाता या परेशान करता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत में कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था? पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क्स अधिनियम, डिजाइन अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम। आंसर कॉपीराइट अधिनियम, ऑप्शन डी। भारत में बौद्धिक संपदा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार चिन्ह, पेटेंट, कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट, डिजाइन, पौधों की किस्में, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा को कवर करने वाले कानून हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970 2005 में संशोधित, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2000, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। अब अगला प्रश्न, फिशिंग क्या है? एक बॉट के माध्यम से वेबसाइट ब्राउज करने का कार्य, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाना या उत्पीड़न करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जानबूझकर दूसरों को भड़काना या अपमानित करना। आंसर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी, ऑप्शन बी। व्याख्या, फिशिंग एक यूजर के संवेदनशील डेटा जैसे बैंक खाते की जानकारी को चुराने का अभ्यास है। अर्थात फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है जिसके दौरान दुर्भावनापूर्ण अभिनेता एक विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था होने का दिखावा करके संदेश भेजते हैं। फिशिंग हमले धोखाधड़ी वाले संचार भेजने की प्रथा है जो किसी प्रतिष्ठित स्रोत से आते प्रतीत होते हैं। यह प्रायः ईमेल के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्रेडिट कार्ड लॉगिन, पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा को चुराना या पीड़ित की मशीन पर मैलवेयर इंस्टॉल करना है। फिशिंग अटैक का मतलब है एक हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को झांसा देना है। आपको बता दें कि इसमें फंसने वाला व्यक्ति जैसे ही इस वेबसाइट पर अपनी आईडी और पासवर्ड डालता है उसे साइबर अपराधी कॉपी कर लेते हैं। यही फिशिंग कहलाती है। इसी आधार पर बैंक से रकम निकाल लेते हैं। यह बहुत कुछ मछली पकड़ने के लिए डाले गए कांटे जैसा होता है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल का प्राथमिक तत्व क्या है? एप्लीकेशन गेटवे, पैकेज ब्राउज़र, नेटवर्क पॉलिसी, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। एप्लीकेशन गेटवे, पैकेट ब्राउज़र, नेटवर्क पॉलिसी तीनों फायरवॉल का प्राथमिक तत्व है। फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य वैध ट्रैफिक को गुजरने की अनुमति देते हुए दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक और डेटा पैकेज को ब्लॉक करना है। फायरवॉल पुनः निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले ट्रैफिक की जांच करते हैं और हमलों को रोकने के लिए असुरक्षित या संदिग्ध स्रोतों से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? मैसेज इनक्रिप्ट, मैसेज चेकसम, मैसेज डाइजेस्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर मैसेज डाइजेस्ट, ऑप्शन सी। किसी संदेश की अखंडता को बनाए रखने के लिए संदेश को क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन नामक एल्गोरिथम के माध्यम से निर्गत किया जाता है। मैसेज डाइजेस्ट एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है। इसका उपयोग संदेश, डेटा या मीडिया की अखंडता को सत्यापित करने और यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई हेरफेर किया गया है।
इस तरह मैसेज डाइजेस्ट का उपयोग करके संदेश अखंडता सत्यापन का तात्पर्य यह सत्यापित करना है कि ट्रांसमिशन या भंडारण के दौरान संदेश या डेटा में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की गई। मैसेज डाइजेस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके मूल संदेश से वर्णों की एक अद्वितीय और निश्चित लंबाई वाले स्ट्रिंग, जिसे हैश मान या चेकसम कहते हैं, उत्पन्न करते हैं। संदेश डाइजेस्ट सत्यापन में 3 चरण हैश मान उत्पन्न करना, हैश व वैल्यू भेजना, संदेश डाइजेस्ट का सत्यापन शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर सिक्योरिटी के प्रकार में शामिल है? नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। साइबर सुरक्षा से तात्पर्य किसी संगठन, उसके कर्मचारियों और संपत्तियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए हर पहलू से है। नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा और ऑपरेशन सिक्योरिटी तीनों साइबर सिक्योरिटी के प्रकार में शामिल है। साइबर सिक्योरिटी के कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, क्रिटिकल अवसंरचना सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, एंड पॉइंट सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, ऑपरेशनल सुरक्षा, जीरो ट्रस्ट आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया। कथन ए, ट्रेडमार्क पंजीकरण ट्रेडमार्क मालिक को विशेष मालिकाना अधिकार देता है। कारण आर, ट्रेडमार्क एक पहचानने योग्य संकेत, डिजाइन या अभिव्यक्ति है जो किसी विशेष स्रोत के उत्पादों या सेवाओं को दूसरे से अलग करता है और उत्पादों या सेवाओं के विशेष मालिकाना अधिकारों का दावा करने के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। आंसर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। ट्रेडमार्क पंजीकरण ट्रेडमार्क स्वामी को विशेष मालिकाना अधिकार देता है क्योंकि यह एक पहचानने योग्य संकेत, डिजाइन या अभिव्यक्ति है जो किसी विशेष स्रोत के उत्पादों या सेवाओं को दूसरे से अलग करती है और उत्पादों या सेवाओं के विशेष मालिकाना अधिकारों का दावा करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। प्रश्न है, डीप फेक क्या है? सिस्टम में सेंस लगाने और इसकी जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया। राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य। पहचानी गई कमजोरियों को ठीक करने के इरादे से सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करना। रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाने की एक प्रक्रिया। आंसर, रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाने की एक प्रक्रिया ऑप्शन डी। व्याख्या, डीप फेक वह टेक्नोलॉजी है जिसमें रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाया जाता है और जो रियल लगता है। इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है। इसके तहत किसी भी फोटो या वीडियो को फेक में बदल दिया जाता है। इस तरह डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल के उपयोग से तैयार किया गया था। यह मनोरंजन मीडिया का वह अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैकिंग में साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को बरगलाने या प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? फार्मिंग, वेबसाइट दोहराव, नकल करना, साइबर प्रतिकृति। आंसर, फार्मिंग ऑप्शन ए। व्याख्या, फार्मिंग में साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को बरगलाने या प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। फार्मिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमला है जिसमें अपराधी किसी विशेष वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एक अलग नकली साइट पर पुनः निर्देशित करते हैं। इन स्फोट साइटों पर लक्ष्य पीड़ित की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी PII और लॉगिन
क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड, सामाजिक सुरक्षा नंबर, खाता संख्या आदि को कैप्चर करना अथवा कंप्यूटर पर फार्मिंग मैलवेयर इंस्टॉल करने का प्रयास है। फार्मर्स अक्सर वित्तीय क्षेत्र की वेबसाइटों को लक्षित करते हैं जिनमें बैंक, ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स साइटें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? ऑगस्ट क्रैकहॉफ, बॉब थॉमस, रॉबर्ट करचॉफ, चार्ल्स बैबेज। आंसर ऑगस्ट क्रैकहॉफ, ऑप्शन ए। HEC में भाषाविद और जर्मन के प्रोफेसर ऑगस्ट क्रैकहॉफ कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। क्रैकहॉफ ने समकालीन एन्क्रिप्शन की नींव स्थापित की थी जिसने उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के पिता की उपाधि मिली है। कंप्यूटर सुरक्षा शब्द का प्रयोग एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करने वाली प्रौद्योगिकी के लिए संदर्भित है। कंप्यूटर सुरक्षा का उद्देश्य इसके नियत उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना तथा सामग्री को सुलभ रखते हुए चोरी, भ्रष्टाचार या प्राकृतिक आपदा से सूचना और सामग्री की रक्षा करना है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। नेटवर्क सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सर्वर होस्ट, फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल में खामियों को ठीक करने पर जोर देती है। CIA ट्रायड एक सूचना सुरक्षा मॉडल को संदर्भित करता है जो 3 मुख्य घटकों गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता से बना है, जो एक संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा इन्फोसेक के लिए नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए मॉडल का वर्णन करता है। प्रत्येक घटक सूचना सुरक्षा के एक मौलिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेतक GI टैग पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात कितने समय के लिए मान्य है? जीवन भर के लिए मान्य है, केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, केवल 20 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, केवल 25 वर्षों के लिए मान्य है। आंसर केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, ऑप्शन बी। व्याख्या, एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है, हालांकि इसमें समय समय पर प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक संपत्ति है। इसे दूसरों को सौंपा, हस्तांतरित या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। यदि GI टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को स्थानांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, डेटाबेस, अटैक। आंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षा के घटक में नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, IoT सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, जीरो ट्रस्ट शामिल है। नेटवर्क सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सर्वर होस्ट, फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल में खामियों को ठीक करने पर जोर देती है। क्लाउड में डेटा, ऐप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना क्लाउड सिक्योरिटी का फोकस है। साइबर सुरक्षा समाधान नियंत्रण नीतियों और सेवाओं की मदद में एक संगठन की संपूर्ण क्लाउड परियोजना, अनुप्रयोग डेटा, बुनियादी ढांचा आदि को हमले से बचाया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सुरक्षा में IoT से जुड़े नेटवर्क और स्मार्ट उपकरणों की सुरक्षा करना शामिल है। IoT डिवाइस ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वचालित रूप से इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, जैसे कि स्मार्ट लाइटिंग, थर्मोस्टेट्स, फायर अलार्म और अन्य उपकरण। आपको बता दें कि साइबर सुरक्षा से तात्पर्य किसी संगठन, उसके कर्मचारियों और संपत्तियों को साइबर खतरों से बचाने के हर पहलू से है। अगला प्रश्न, साइबर स्पेस शब्द किसने दिया है? रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, बॉब थॉमस, स्टॉक फहलमैन। आंसर विलियम गिब्सन, ऑप्शन बी। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1982 में अमेरिका एवं कनाडा के लेखक विलियम गिब्सन ने ओमानी पत्रिका में प्रकाशित कहानी में किया था। इस शब्द का प्रयोग उनकी पुस्तक न्यूरोमैंसर में किया गया है। गिब्सन ने साइबर स्पेस को कृत्रिम रूप से बुद्धिमान प्राणियों से भरी दुनिया में एक कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण के रूप में वर्णित किया है। साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं।
हैकर शब्द सबसे पहले कहाँ से अस्तित्व में आया है? स्टैनफोर्ड से, बेल की लैब से, MIT से, कैलिफोर्निया से। आंसर MIT से। व्याख्या: मशीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हैक शब्द का पहला रिकॉर्डेड उपयोग 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में टेक मॉडल रेल रोड क्लब की एक बैठक के दौरान किया गया था। हैकिंग को मूल रूप से एक फर्म कार्यवाही समझा गया था, अतः पहले कंप्यूटर हैकर MIT के छात्र थे। हैक शब्द एक शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है? स्टैनफोर्ड, अगस्ट क्रेकहॉफ, बॉब थॉमस, रिचर्ड स्टॉलमैन। आंसर बॉब थॉमस, ऑप्शन सी। BBN के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने 1971 में क्रीपर वायरस नामक पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था। एक वायरस दुर्भावनापूर्ण नहीं था और कंप्यूटर सिस्टम की भेद्यता को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह क्रीपर नामक कंप्यूटर प्रोग्राम ARPANET के नेटवर्क में घूम सकता था और जहाँ भी जाता था वहाँ ब्रेड क्रम्ब निशान छोड़ देता था। इसने इंटरनेट में भेद्यता और सुरक्षा खामियों को क्षेत्र को उजागर किया था। हालांकि ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन रे रीपर प्रोग्राम के माध्यम से क्रीपर का पीछा करके उसे हटा दिया था। इसीलिए बॉब थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है, क्योंकि उनके आविष्कार के माध्यम से ही साइबर सुरक्षा विकसित हुई। कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए पहला अपराध अधिकतम अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है। 6 महीने की सज़ा या 20,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सज़ा या 50,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सज़ा या 2 लाख रुपये का जुर्माना, 1 साल की सज़ा या 3 लाख रुपये का जुर्माना। आंसर 3 साल की सज़ा या 2 लाख रुपये का जुर्माना, ऑप्शन सी। व्याख्या: वर्ष 1957 में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपीराइट एक्ट बनाकर कॉपीराइट अधिनियम 1957 को पूरे देश में लागू किया गया है। कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो लेखक द्वारा अभिव्यक्ति के मूल रूप में तय किए जाने के बाद लेखक तत्व के मूल कार्यों की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत किताबें, पेंटिंग, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रण शामिल हैं। अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो कॉपीराइट का जानबूझकर उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 साल तक के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना को 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, जिसे 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? आक्रमण करना, शोषण करना, भेद्यता, धमकी। आंसर भेद्यता, ऑप्शन सी। व्याख्या: किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को भेद्यता कहा जाता है। भेद्यता वे हार्डवेयर या हार्डवेयर कमजोरियां हैं जो नेटवर्क डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम की समग्र सुरक्षा को कमजोर करती है। भेद्यता वह स्थिति है जिसमें खतरे की क्षमता खतरे का प्रतिरोध करने की क्षमता से अधिक होती है। यह नेटवर्क सिस्टम में डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन या आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को व्यक्त करती है। कंप्यूटर सिस्टम के भीतर विशेषाधिकार सीमाओं को पार करने के लिए हमलावर तथा कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क कॉल करने के लिए हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग विधि है? क्लिक जैकिंग, DMOS क्रैकिंग, फ्रीकिंग। आंसर फ्रीकिंग, ऑप्शन डी। फ्रीकिंग सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स निःशुल्क कॉल करने के लिए करते हैं। फ्रीक वह व्यक्ति है जो अवैध रूप से टेलीफोन नेटवर्क में फेन लगाता है। इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के लिए भी किया जाता है जो किसी भी नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़ता या तोड़ने का प्रयास करता है। फ्रीकिंग उन लोगों की गतिविधि का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया एक शब्द है जो सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क से जुड़े उपकरण और दूरसंचार प्रणालियों का अध्ययन, प्रयोग या अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा तकनीक का उपयोग ब्राउज़र आधारित हैकिंग से बचने के लिए किया जाता है? रिमोट ब्राउज़र एक्सेस, ब्राउज़रों में एडवेयर रिमूवर, ब्राउज़र में गुप्त मोड, ब्राउज़रों में एंटी मैलवेयर। आंसर रिमोट ब्राउज़र एक्सेस। व्याख्या: रिमोट ब्राउज़र एक्सेस सुरक्षा तकनीक का उपयोग ब्राउज़र आधारित हैकिंग से बचने के लिए किया जाता है। रिमोट ब्राउज़र एक ब्राउज़र है जो क्लाउड पर होस्ट किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी भौगोलिक स्थान से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर उस विशिष्ट ब्राउज़र तक पहुंचने में
सक्षम बनाता है। अतः रिमोट ब्राउज़र एक्सेस एक दूरस्थ ब्राउज़र उपयोगकर्ताओं को क्लाउड में प्रस्तुत वेब कोड के वीडियो डिस्प्ले के माध्यम से वेबसाइटों तक पहुंचने और बातचीत करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वर्क वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। आंसर वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए परस्पर जुड़े दस्तावेजों की एक प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जबकि भारत में वर्ल्ड वाइड वेब सूचना सेवा 14 जनवरी 1995 को शुरू की गई थी। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी से युक्त पेज को वेब पेज कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, कॉपीराइट समझौते के तहत रॉयल्टी राशि की गणना किसके आधार पर की जाती है? प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, बेची गई पुस्तकों की संख्या, प्रकाशित पुस्तकों की कुल लागत, बेची गई पुस्तकों का कुल बिक्री मूल्य। आंसर बेची गई पुस्तकों का कुल बिक्री मूल्य, ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति या व्यवसाय को उनकी संपत्ति जैसे कॉपीराइट कार्यों, फ्रेंचाइजी और प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग के बदले में दिया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी भुगतान रॉयल्टी के रूप में जाना जाता है। रॉयल्टी की गणना के लिए या तो उत्पादन या बिक्री को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉपीराइट समझौते के तहत रॉयल्टी की राशि की गणना बेची गई पुस्तकों की कुल बिक्री मूल्य के आधार पर की जाती है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आपको व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।